लोग कहते भी हैं, कह रहे वर्षा तुम कहाँ फंस गई, जो है कि हम लोग पैसा कमा रहे हैं, लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं। तो एक पीयर प्रेशर डेफिनेटली आता है, माइंडसेट उस टाइप का बन जाता है कि अरे मेरे फ्रेंड इतना पैसा कमा रहे हैं। प्रीलिम्स की मेरी स्ट्रैटेजी ही यही रही है कि मॉक्स प्रैक्टिस कीजिए, हम एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी कैसे किस क्वेश्चन को हैंडल करना है, बाउंसर क्वेश्चंस कैसे हैंडल करने हैं, कोचिंग के नोट्स को प्रेफर ना करके खुद की भी अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाइए। स्टैंडर्ड बुक्स पे ज़्यादा रिलाई कीजिए। जो मैंने मॉक टेस्ट लिखे हैं कोचिंग पे, उसमें मेरा एक फ़ायदा ये हुआ है कि मुझे ये 3 चीज़ें मिल गई थी। स्पीड, टाइम फ्रेम में कम है, पेपर कंप्लीट करना है, प्रेजेंटेबल रखना है, एज वेल एज एक्यूरेसी की पूछ क्या रहा है उतना ही हम लिखें। राजस्थान में अगर लड़की 21-22 साल की हो गई है तो सबसे पहला प्रेशर यही होता है जी, सबसे पहला प्रेशर ही लड़की पे ये होता है कि शादी करा दो, इसकी शादी करा दो। तुंदे बाद मुखालिफ से ना घबराए ख्वाब, ये तो चलती है तुझे उड़ाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोई इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसा कि आप सभी लगातार इस चैनल पे आरएस टॉपर का इंटरव्यू देख रहे हैं, तो उसी कड़ी में हमारे साथ वर्षा गहलोत मैम हैं, जो उदयपुर से चल के जयपुर आई हैं सिर्फ इंटरव्यू देने के लिए कि आप जो भी एस्पिरेंट या स्टूडेंट जो नए हैं और सुनते हैं एक टॉपर को, तो एक टॉपर अपना रणनीति आपसे साझा करे, बुकलिस्ट साझा करे और नोट साझा करे कि आप लोग कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले वर्षा मैम तो मैं तरफ से इनको शुक्रिया करना चाहता हूँ। और यदि आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वर्षा मैम की रैंक 73वीं है और ये मतलब एसडीएम तो शायद मुश्किल है, लेकिन बीपीएस या फिर अकाउंट सर्विस मैम ही बताएं क्या कहेंगे प्रेफरेंस रहा है और कौन सर्विस में सेलेक्ट होगी। तो मैम सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। मैम का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है? मेरा नाम वर्षा गहलोत है, मैं उदयपुर से हूँ और मैंने अभी आरएस 2018 में मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और 73rd रैंक सिक्योर किया है। ओके मैम, आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा था और एकेडमिक बैकग्राउंड आपका क्या रहा? जी, मेरा 10th और 12th उदयपुर से ही हुआ है मेरा, और 10th में मैंने 81% और 12th में 78% सिक्योर किए थे। कॉलेज मैंने बीटेक किया है और मैं लक्ष्मणगढ़ सीकर से मैंने अपना बीटेक किया है ईसी में। मैम, बीटेक वाले बहुत सारे क्वेश्चन उठे हैं कि जो है कि इंजीनियर लोग यदि यहाँ आ रहे हैं सिविल सर्विसेज में, कमेंट भी आते हैं लगातार कि इंजीनियर से इधर आ रहे हैं और तो फिर आर्ट्स ह्यूमनिटीज वाले कहाँ जाएंगे। और होता ही है कि सिलेबस जो है जो भी पीसीएस का चाहे पीएससी का हो, मोस्टली ह्यूमनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं, आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं। तो ये मोटिवेशन एक इंजीनियर में कहाँ से आ रहा है कि मतलब कि नहीं अब इंजीनियर नहीं बनना है, अब मुझे जाना है सिविल सर्विसेज में? जी, ये मैं बोल सकती हूँ सबका अपना इंडिविजुअल एक परसेप्शन होगा, पर जहाँ तक मेरी बात है, मेरा जो सोशल परसेप्शन था जब मैं 10th 12th में थी और उसके बाद जो मुझे अपना करियर ऑप्ट करना था, तो मैंने बीटेक को ही एज अ प्रोफेशनल डिग्री के जैसे मैंने बीटेक लिया और सोशल परसेप्शन के कारण भी मैं साइंस में रही हूँ। साइंस बैकग्राउंड रहा है मेरा शुरू से। तो ये इंजीनियर वाला जो वो था, उसके बाद में सिविल सर्विसेज में आने का मोटिवेशन कहाँ से था? जी, ये एक बार मैं जब मेरे कॉलेज में थी तब मैं अपना करियर डिसाइड कर रही थी और मेनली करियर इन सिविल सर्विसेज के बारे में मैं डिसाइड कर रही थी। तब मेरे पापा से मेरी एक बात हुई थी और मैंने पापा से एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा था कि ये जो एक हाइप है सिविल सर्विसेज के अराउंड कि ये एग्ज़ाम है और जो करियर इसमें लेते हैं, तो क्या इसमें मैं अपना टाइम जो स्पेंड करूँगी, इज़ इट वर्थफुल कि मैं इसको एज अपना करियर लूँ आफ्टर बीटेक स्पेशली? तो मेरे फादर का एक सिंपल सा आंसर था कि इस सर्विस के साथ जैसा कि सोशल परसेप्शन है, एक रेस्पेक्ट और प्रेस्टीज होती है, बट सर्विस में आपके डिफ़िकल्टीज़ होती है, वर्क स्ट्रेस होगा, बहुत सी चीज़ें होंगी, बट जो आपको इस अथॉरिटी से मिलता है, विद बाय यूजिंग योर अथॉरिटी यू हेल्प अदर्स, यू गिव जस्टिस टू द इनोसेंट, तो वो जो सेटिस्फैक्शन होगा वो किसी और सर्विस में मिलना बहुत मुश्किल है। तो दिस वर्क सेटिस्फैक्शन हमें सिविल सर्विसेज से मिलता है और वहीं से मेरे दिमाग में मैंने सोच लिया था कि एक विजन बना लिया था, आई विल गो फॉर सिविल सर्विसेज, एंड मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। ओके मैम, जैसे कि आपने बताया कि पिताजी से आपका डिस्कशन हो रहा था, तो अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताना चाहो कि फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा आपका? जी, मेरे फादर और मदर दोनों ही गवर्नमेंट सर्विस में हैं और मेरे फादर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है और मदर मेरी गवर्नमेंट टीचर है। मतलब मिला जुला के एक मनी कंस्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। मैम, आप जब बीटेक कंप्लीट करी होंगी, 2015 में आपने बीटेक कंप्लीट किया है, उस समय आपके जितने भी आपके बैच होंगे, कोई
MNC में गया होगा, कोई गवर्नमेंट जॉब में गया होगा, इंजीनियरिंग सर्विस भी हो सकता है सपोज, तो एक पीयर प्रेशर बनता है। लोग कहते भी हैं कि अरे वर्षा तुम कहाँ फंस गई, जो है कि हम लोग पैसा कमा रहे हैं, लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं, तो एक पीयर प्रेशर डेफिनेटली आता है। माइंडसेट उस टाइप का बन जाता है कि अरे मेरे फ्रेंड इतना पैसा कमा रहे हैं। और 2016 में भी आपने दिया था, उसमें आपको अच्छी मतलब रैंक नहीं होने की वजह से आपका नहीं हो पाया, तो उसको आपने कैसे हैंडल किया, उस पीयर प्रेशर को कैसे हैंडल किया था आपने? बिल्कुल, मैं इसके लिए कहूँगी कि इस पीयर प्रेशर को और कभी कभी जो हमारा सोसाइटल प्रेशर भी होता है उनको हैंडल करने के लिए 2 की है। 1 इज़ कंसिस्टेंसी एंड सेकंड इज़ पेशेंस। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा टूवर्ड्स एग्ज़ाम। एज ये एग्ज़ाम भी थोड़ा कभी कभी लॉन्ग प्रोसेस में चला जाता है, तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद योर ड्रीम्स, विद योर विजन इन योर माइंड। एंड सेकेंड है पेशेंस। पेशेंस इज़ द मेजर की। आपको पेशेंट रहना पड़ेगा खुद के ऊपर। यू हैव टू हैव बी फेथ इन योर सेल्फ कि हाँ मैं कर लूँगी। तो कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस आर द 2 मेजर कीज इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए। मैम अब आएंगे थोड़ी स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, क्योंकि आप एक टॉपर हो, तो टॉपर को लोग सुनते हैं तो मतलब ये जानना चाहते हैं कि टॉपर्स ने क्या क्या फॉलो किया है। मैम अपने सर्विसेज में जो प्रेफरेंसेस क्या क्या दिया था? जी, मेरा फर्स्ट रहा है RS, सेकेंड अकाउंट सर्विस एंड थर्ड मेरा पुलिस सर्विस था। मैम जो है कि PT का जो स्ट्रेटेजी होता है, आपने कहीं से कोचिंग नहीं लिया, ऐसे हम डिस्कशन कर रहे थे कि आपने कहीं से कोचिंग नहीं लिया है, तो हम बेसिकली उसी पे सेंट्रिक करके इस इंटरव्यू को कर रहे हैं कि बिना कोचिंग कैसे प्रिपरेशन करा जाए और कैसे मतलब कि क्रैक किया जाए RS एग्ज़ाम को। तो आपका PT का स्ट्रेटेजी क्या था और बुक लिस्ट आपने क्या क्या फॉलो किया? ओके, मेरा ये आप सही बोल रहे हैं, मैंने कोचिंग कहीं से नहीं ली थी इस एग्ज़ाम के लिए। और प्रीलिम्स के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि गिव एज नंबर ऑफ मॉक्स यू कैन। मॉक टेस्ट पेपर्स जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आप करिए। और ये जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं मेंस के अकॉर्डिंग मेरी प्रिपरेशन थी। तो मेंस में हम कोर सब्जेक्ट्स ऑलरेडी पढ़ ही लेते हैं, तो प्री के जस्ट 15 दिन पहले मैंने बुक्स उठाई थी। प्री के लिए मैंने 15 से 20 दिन ही पढ़ाई की है। क्यों? क्योंकि मैंने मॉक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया। मॉक्स में आप काफ़ी कुछ सीख जाते हैं। प्रीलिम्स की मेरी स्ट्रैटेजी ही यही रही है कि मॉक्स प्रैक्टिस कीजिए। हम एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी, कैसे किस क्वेश्चन को हैंडल करना है, बाउंसर क्वेश्चंस कैसे हैंडल करने हैं, ये हम मॉक्स से सीख जाते हैं। बुक लिस्ट में क्या गया? जी, प्रीलिम्स में मैंने बुक्स जो यूज़ की हैं, हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, और राजस्थान हिस्ट्री के लिए राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकेडमी की एक बुक आती है राजस्थान हिस्ट्री की, वो। राजस्थान ज्योग्राफी के लिए भी मैंने हिंदी ग्रंथ अकेडमी की बुक यूज़ की है। और पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत यूज़ किया है। इकोनॉमिक्स के लिए मैं मृणाल सर के जो वीडियो लेक्चर्स है यूट्यूब पे, मैं उन्हें यूज़ किया। मैम आपकी मेंस की स्ट्रेटेजी क्या थी? और मेंस में जो क्वेश्चन होते हैं राजस्थान PCS में, जैसे कि बिहार PCS में होते हैं कि स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन बहुत होते हैं, राजस्थान PCS में भी वैसे ही होते हैं, तो मेंस की आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी और मेंस की अपनी तैयारी कैसे की? मेंस के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं, 2 चीज़ों को ज़रूर फॉलो करिए। सबसे पहले आपकी टेबल पर जो होने चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर एज वेल एज द सिलेबस। ये चीज़ें आपकी टिप्स पे होनी चाहिए कि ट्रेंड कहाँ जा रहा है, क्वेश्चंस कहाँ से पूछ रहे हैं, क्या अप्रोच हमें रखनी है। जैसे कि 2016 का पेपर था और 2018 का पेपर था, तो हम देख रहे हैं ट्रेंड इज़ मोर गोइंग टुवर्ड्स कंसेप्चुअल बेस। तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और बेस का मतलब मैं NCERTs और RBSE की बुक्स ये आपकी थॉरो होनी चाहिए। उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद, आपका फाउंडेशन होने के बाद, आप स्टैंडर्ड बुक्स पे जाइए। स्टैंडर्ड बुक्स इन द सेंस आप इकोनॉमिक्स में रमेश सिंह को प्रेफर कर सकते हैं, और पॉलिटी में लक्ष्मीकांत। IR के लिए भी विद करंट अफेयर्स गो थ्रू किसी एक बुक को आप ले लीजिए। काफ़ी बुक्स, जैसे मैंने मेनली अपने IR में जो करंट मॉड्यूल्स हैं उनको लिया था, बट थोड़ा जो हमारे कंट्री के रिलेशंस हैं, इंडिया का किस कंट्री के साथ क्या रिलेशन है, उसमें आप उसका हिस्ट्री भी देख लीजिए। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो 2018 में ही एक क्वेश्चन था कि व्हाट आर द कंसर्न्स ऑफ US रिगार्डिंग इंडो चाइना रिलेशंस इन साउथ ईस्ट एशिया। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा तैयार होना चाहिए। तो सिर्फ आप
कोचिंग के नोट्स को प्रेफर ना करके खुद की भी अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाइए। स्टैंडर्ड बुक्स पे ज़्यादा रिलाई कीजिए, क्योंकि इस बार के पेपर में 2018 के पेपर में काफ़ी बाउंसर क्वेश्चंस थे, और वो तभी आप उनको पेपर में अटैम्प्ट कर सकते हैं इफ़ योर फाउंडेशन योर बेस इज़ क्लियर। ओके मैम, राजस्थान स्पेशल की प्रिपरेशन कैसे किया था आपने? राजस्थान स्पेशल, जैसे मैंने आपको बताया कि राजस्थान हिस्ट्री में मैंने हिंदी ग्रंथ एकेडमी, राजस्थान ज्योग्राफी हिंदी ग्रंथ एकेडमी, राजस्थान पॉलिटी की भी हिंदी ग्रंथ एकेडमी की बुक है। तो राजस्थान का हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी मैंने हिंदी ग्रंथ एकेडमी की बुक से कंप्लीट किया था। एज वेल एज मैंने RBSC की जो बुक्स हैं, राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, वहाँ से भी मैंने उन्हें कवर किया है। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इनके लिए मैंने NCERTs को यूज़ किया। इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत को यूज़ किया। इंडियन इकोनॉमी मोर स्टैटिक प्लस डायनामिक, तो फॉर डायनामिक करंट मॉड्यूल्स हमारे कवर होने चाहिए पूरे। और इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए करंट मॉड्यूल्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, आप बहुत सारे सोर्सेज आप यूज़ कर सकते हैं। ट्राई कि आप अब स्टैटिक और डायनेमिक को दोनों को अपने आंसर्स में इंक्लूड करें, क्योंकि मेंस के लिए मुझे जहाँ तक लगता है, जो मेरे लिए वर्कआउट किया, वो मुझे ये लगता है कि नॉलेज इज़ वन थिंग बट विजिबिलिटी इज़ अनदर थिंग। अपनी प्रेजेंटेशन, आपकी कॉपी, आपकी हैंडराइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो सामने टीचर है वो बाउंड हो जाए कि वो आपका आंसर पढ़े, ऐसा आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। क्योंकि इतनी सारी कॉपीज़ में आप कैसे उसका ध्यान खींचेंगे अपनी कॉपी की तरफ, तो मेक इट प्रेजेंटेबल, हैंडराइटिंग लेजिबल होनी चाहिए। फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, मैप्स आप यूज़ करिए। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ कि अभी हिस्ट्री का जो क्वेश्चन था पेपर 1 में, उसमें एक बाउंसर क्वेश्चन था अबाउट मोलेला आर्ट, कि आर्टिस्ट उस आर्ट को बनाते कैसे, मोलेला जो लोकल क्राफ्ट है वो बनाए कैसे जाते हैं। तो ये सबके लिए ही एक अलग क्वेश्चन था कि प्रोसेस क्या यूज़ होता है उसमें। तो अब उसमें अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो जस्ट ड्रॉ द मैप ऑफ राजस्थान एंड राजसमंद में आप लोकेट कर दीजिए कि यहाँ पे मोलेला है, मतलब कुछ नहीं से तो आप कुछ तो उसमें मेंशन करिए। तो यूज़ सच थिंग्स जिससे आपकी क्रिएटिविटी भी दिखे, आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा हो। दीज आर द कीज टू गो पास थ्रू मेंस। मैम, जैसे किसी का कमेंट आया था कि राजस्थान RS का जो रिजल्ट आया है, इसमें मोस्टली जो है हिंदी मीडियम के ज़्यादा टॉपर हैं, इंग्लिश मीडियम के भी नो डाउट, बट जो इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे, राजस्थान चूँकि हिंदी भाषी ज़्यादा है, मैं भी यहाँ पे इंटरव्यू कर रहा हूँ तो हिंदी लोग ज़्यादा, मतलब ज़्यादा हिंदी लवर ज़्यादा है यहाँ पे, तो इंग्लिश में कहीं ना कहीं कंटेंट की कमी है। और सौभाग्य से आप हिंदी इंग्लिश में आप टॉपर हुई हो, तो आपने इस रिसोर्सेस को कैसे कलेक्ट किया? हिंदी मीडियम वाले रिसोर्सेज जो थे उनको कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट किया? फिर इंग्लिश मीडियम के रिसोर्सेस हैं यहाँ पे अवेलेबल जो इसको मतलब उसको पढ़ के मतलब कंप्लीट किया जा सकता है तैयारी? इसमें मैं ये कहूँगी कि हाँ, इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए अभी थोड़ा सा कॉन्स्टेंट्स हैं, क्योंकि इतने रिसोर्सेज मतलब रेडीमेड रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं। मैंने खुद ने हिंदी के रिसोर्सेज को ट्रांसलेट करके, कीवर्ड्स को मेनली ट्रांसलेट करके अपने नोट्स बनाए थे कि मैं उन कीवर्ड्स पे फोकस करा है मैंने। तो आपको थोड़ा बहुत कांस्टेंट तो रहेगा, स्पेशली इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट्स को। आप यूज़ करिए इंटरनेट को जितना यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। और जो डेफिनेशंस होती है, मेनली एथिक्स जैसा सब्जेक्ट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स हैं, इनमें आप डेफिनेशंस को गूगल कर लीजिए, वहाँ पर हमें इंग्लिश में मिल जाएगा अवेलेबल मटेरियल। मैम, जो है कि इंग्लिश और हिंदी कहीं ना कहीं ये बहुत ही क्रूशियल हो जाता है आपकी रैंक डिसाइड करने में, जो 4th पेपर है। तो हिंदी और इंग्लिश को मतलब कैसे आपने उसका अप्रोच डेवलप किया और कैसे उसकी प्रिपरेशन आपने किया? जी, हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज पेपर है वो बिल्कुल रैंक डिसाइडिंग पेपर है। उस पर आप जितना फोकस कर सकते हैं और अपनी अप्रोच को उसके लिए स्ट्रॉन्ग रखिए। मतलब मैं तो ये कहूँगी कि डे 1 से आपको ये लैंग्वेज पेपर पे फोकस करना चाहिए। एवरी डे 2 to 3 आवर्स आप इस लैंग्वेज पेपर को दीजिए, क्योंकि बाकी के जो GS पेपर्स है वो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो उनका उतना नहीं है जितना लैंग्वेज पेपर का है। आप इसमें जितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे आपको उतना ही बेनिफिट है। तो हिंदी के लिए मेनली राघव प्रकाश बुक काफ़ी नोन है जी, राघव प्रकाश बुक है, उसके लिए जाइए। और हिंदी में जो राइटिंग पोर्शन आता है उसको एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए उसको, फॉर्मेट को अपने दिमाग में आप बिल्कुल फिट कर लीजिए, किस जगह क्या फॉर्मेट
लिखिए उसका, उस अकॉर्डिंग उसको लिखिए, राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए उसका राइटिंग सेक्शन की। इंग्लिश की ग्रामर भी for me as an English medium aspirant and any other English medium aspirant as well as Hindi medium aspirant also, English grammar का जो हाइप बना हुआ है कि काफ़ी ज़्यादा टफ इंग्लिश है, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, आपने अच्छे से इंग्लिश ग्रामर किया है, तो यू विल बी एबल टू अटेंड द पेपर। ओके, जैसा कि मैं आपने बताया था कि कहीं से आपने कोचिंग नहीं लिया है, आप 4 साल से 5 साल से लगातार प्रिपरेशन कर रहे हो बीटेक कंप्लीट करने के बाद, 2015 से हैं। तो मैम आपको ऐसा कहीं कभी लगा कि नहीं मुझे कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए था, तो मैं पहले सेलेक्ट हो गई होती, 2016 में आप सेलेक्ट हो गई होती, ऐसा आपने कहीं फील किया था क्या, या फिर बिना कोचिंग किए किया जा सकता है? नहीं, मुझे ऐसा महसूस कभी भी नहीं हुआ। मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं, नो डाउट, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए मैंने मॉक टेस्ट लिखे हैं, मॉक इंटरव्यूज़ भी दिए हैं, बट मुझे ये कभी नहीं फील हुआ कि कोचिंग इतना ज़रूरी है कि मेरा सिलेक्शन ही ना हो, क्योंकि ये भी एक हाइप है। जो कुछ मिथ्स होते हैं जो आपके किसी एग्ज़ाम में बन जाते हैं, तो मैं ये कहूँगी वन ऑफ द मिथ है ये कि कोचिंग से ही सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। कोचिंग आपको यस नो डाउट गाइडेंस देती है, कहीं पे अगर आप को ज़रूरत हो तो वो देगी, बट टोटली बीइंग रिलायबल ऑन कोचिंग्स मैं उसको अप्रूव नहीं करती। तो मुझे कोचिंग की नीड लगी नहीं। मुझे लगा कि जो मैंने पढ़ा है उसको मैं लिखूं कैसे, क्योंकि कभी कभी हम जो पढ़ते हैं वो हम लिख नहीं पाते हैं, उस वक्त ध्यान नहीं आता, क्योंकि मेंस में एक्यूरेसी, स्पीड एंड प्रेजेंटेशन, इन तीनों का ध्यान रखना होता है। तो वो तीनों ही हम मॉक्स में प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो जो मैंने मॉक टेस्ट लिखे हैं कोचिंग पे, उसमें मेरा एक फ़ायदा ये हुआ है कि मुझे ये 3 चीज़ें मिल गई थी। स्पीड, टाइम फ्रेम में हमें पेपर कंप्लीट करना है, प्रेजेंटेबल रखना है, एज वेल एज एक्यूरेसी की पूछ क्या रहा है उतना ही हम लिखें, सो दैट हमारा जो, क्योंकि मेंस के पेपर में स्पेसिंग की भी वो उतना ही स्पेस में हमें हमारा आंसर लिखना है, तो वो स्पेसिंग की प्रॉब्लम्स और ये सब वहाँ कवर हो जाती हैं। ओके मैम, 2016 में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, आपने डिमोटिवेशन डेफिनेटली फील किया होगा कि लोग यही सोचते हैं कि हमारा पहले अटैम्प्ट में मेरा हो जाए। आपने 2016 में आपका रैंक ज़्यादा होने की वजह से कोई सर्विस नहीं मिली। बहुत सब्जेक्टिव, बहुत पर्सनल क्वेश्चन है, लोग अलग अलग तरीके से डिमोटिवेशन को हैंडल करते हैं, प्रेशर को हैंडल करते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने डिमोटिवेशन को, प्रेशर को कैसे हैंडल किया आपने? जी, मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम मैं कहूँगी, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि डिमोटिवेट हो जाते हैं हम वंस एक आप फेलियर फेस करते हैं, तो मेरा सपोर्ट सिस्टम और मेरे मोटिवेशन का सबसे बड़ा सोर्स मेरे फादर रहे। आफ्टर 2016 एग्ज़ाम मेरे फादर ने मुझे बोला था कोई बात नहीं, फर्स्ट अटैम्प्ट में इतना किया है, बहुत है, फिर से लग जाओ। तो बिना कुछ सोचे मैं उसमें लग गई थी, क्योंकि आपको खुद पे विश्वास होना ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि आपके पेरेंट्स का आप पे विश्वास होता है, एक सपोर्ट सिस्टम होता है आपके पास कि नहीं, उनका भी हम पे एक विश्वास है, वी डोंट हैव टू लेट देम डाउन। मतलब कभी पेरेंट्स को ये फील नहीं होना चाहिए कि हमने भी तो इन्हें सपोर्ट किया, बट आगे क्या रिज़ल्ट है। उस प्रेशर को नो डाउट डेफिनेटली एक कॉमन एस्पिरेंट को वो प्रेशर होता है, आप उस प्रेशर को हैंडल करना सीखें, क्योंकि ये हमें जो जर्नी है काफ़ी कुछ सिखा देती है। इफ़ हम उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकते तो कल को हमारा वर्क में अगर ऐसा कुछ प्रेशर होता है तो हम उसे कैसे हैंडल करेंगे। सो कभी अपने माइंड को ओवर पावर मत होने दीजिए, कंट्रोल योर इमोशंस, अपने माइंड को ओवर पावर मत होने दीजिए, खुद पे फेथ रखिए एंड बी फियरलेस। मैम, आप कहीं ना कहीं प्रिविलेज हो कि आपके पेरेंट्स जो दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं। बहुत लोग को ये सुविधाएं नहीं मिल पाती, उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है, बहुत डिप्राइव्ड हैं एस्पिरेंट कि उनको बुक खरीदने के पैसे नहीं होते हैं। और ये तो सबकी अपनी अपनी, आप प्रिविलेज हो तो आपका मतलब वो पर्सनल है, लेकिन आप एक महिला हो, सबसे बड़ी बात ये है। और कहीं ना कहीं की बात नहीं है, ये सच है कि महिलाओं, राजस्थान में अभी भी बाल विवाह और महिलाओं में कहीं ना कहीं प्रेशर है महिलाओं के ऊपर, डेफिनेटली है अदर स्टेट से। तो आप एक महिला होते हुए महिला को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उन सब विमेन एस्पिरेंट्स को एक ही बात बोलूँगी कि सबसे पहला फोकस होना चाहिए बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, क्योंकि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होके बहुत सारे डिसीजंस आपके खुद के हो जाते हैं, आप बहुत सारे डिसीजंस खुद से लेना सीख भी जाती हैं। तो मैं ये कहूँगी कि दो आई एम नॉट मैरिड, एंड ये भी मैं अपना वन ऑफ द प्रिविलेज ही कहूँगी, बट
अगर आपको ऐसा प्रेशर नहीं है तो जस्ट गो फॉर योर करियर। अपने करियर को पहले सुदृढ़ करिए, पहले करियर बनाइए, उसके बाद गो फॉर मैरिज। क्योंकि मुझे पता है राजस्थान में अगर लड़की 21-22 साल की हो गई है तो सबसे पहला प्रेशर यही होता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आएंगे जी, सबसे पहला प्रेशर ही लड़की पे ये होता है कि शादी करा दो, इसकी शादी करा दो। तो वो चीज़, एक सोसाइटल माइंडसेट भी तभी चेंज होगा जब हम एक स्टेप आगे लेंगे। क्योंकि मेरा जब अभी रिज़ल्ट आया है, मैंने ये चीज़ खुद फेस की है। बहुत सी लड़कियों के ने मुझे ये बोला है कि दीदी आप हमारे लिए एक इंस्पिरेशन की तरह हो। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। मेरे गांव में, जहाँ जो मेरा ग्राम पंचायत है, इवन मेरी पंचायत समिति, और मैं वहाँ पे पहले आरएस ऑफिसर बनी हूँ। तो लोगों को एक, उन्हें ये फील हुआ है कि हाँ ये हमारी तरह ही तो एक कॉमन इंसान ही है, अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ लोगों में करना, एक माइंडसेट को चेंज करना, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। आफ्टर मेरे रिज़ल्ट के बाद अगर ये चेंज आता है, इवन कोई विमेन एस्पिरेंट्स इंस्पायर होती हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ओके मैम, आपसे लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत सारे एस्पिरेंट, राजस्थान की युवतियाँ, बहुत सारे एस्पिरेंट आपको सुनेंगे और देखेंगे, तो उनके लास्ट में 2 शब्द आप क्या कहना चाहोगे कि वो मोटिवेट हों और अपने प्रिपरेशन को और उधार दे सकें? मैं बोलूँगी, एक बहुत अच्छी कहावत है जो मैं कहना चाहूँगी, तुंदे बाद मुखालिफ से ना घबराए ख्वाब, ये तो चलती है तुझे उड़ाने के लिए। इसका मतलब ये है कि जो एक बाज होता है वो आसमान में काफ़ी ऊंचा उड़ता है। राजस्थानी लोग जो आपने बोला है जी, वो आसमान में काफ़ी ऊंचा उड़ता है, तो ऊपर काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही होती है विपरीत दिशा में, जिस दिशा में वो उड़ रहा होता है। तो उसके लिए है कि इन विपरीत हवाओं से घबराना नहीं चाहिए। वो चल ही इसलिए रही ताकि आप और ऊंचा हो। तो डिफ़िकल्टीज़ जो हम फेस करते हैं, कोई भी एक एस्पिरेंट जो वेदर मेल और फीमेल जो डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहा है, वो डिफ़िकल्टीज़ आपको और चमकदार बनाएगी और आपको स्ट्रॉन्ग कर देगी। सो बी बोल्ड, डिफ़िकल्टीज से नहीं घबराना है, एंड हैव पैशन, अपने सपनों पे विश्वास रखिए और एक उम्मीद हमेशा मन में रखिए कि नहीं हम कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि फ़ेथ रखना, खुद पे फ़ेथ रखिए, क्योंकि कहा जाता है कि अंदाज़ा ताकत का लगा सकते हैं पर हौसलों का नहीं। तो अपने हौसले बुलंद रखें, और मेरी तरफ से ये है कि ये एग्ज़ाम डेफिनेटली अचीवेबल है। जो अब पैशन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन से काम अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हैं, उनके लिए एग्ज़ाम डेफिनेटली अचीवेबल है। थैंक यू सो मच मैम कि आपने प्रेशस समय निकाला, बहुत प्रेशस समय आपने निकाला है कि आपने उदयपुर से चल के जयपुर आई है और हमारे चैनल पे आप आई कि ताकि बहुत सारे एस्पिरेंट जो है कि मोटिवेट हो सकें, आपकी स्ट्रेटेजी और जर्नी पता चल सके। आपको फिर से एक बार हम बधाई देना चाहते हैं, और उससे भी बड़ी चीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी ही नहीं, सारे एस्पिरेंट्स की रिक्वेस्ट आपसे होगी कि आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाएँ, जहाँ भी आपकी पोस्टिंग हो, आप अपने नीति निर्माण से और अपने कार्यों से जो निचले तबके के लोग हैं और जो वंचित लोग हैं, उनके लिए एक भाग्य विधाता के तौर पे आप काम करें, और जिससे उनका कल्याण हो सके। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच।